आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का दूसरा दिन है और आज पीएम मोदी रोहतास में होंगे। बिहार को 48,520 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। काराकाट में रैली को संबोधित भी करेंगे पीएम। तो वहीं साथ ही साथ ये रैली इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का एक बड़ा मौका है और वोटर्स तक संदेश पहुंचाने का भी एक बेहद अहम मौका। तो ऐसे में आज का दिन बेहद जरूरी होने वाला है दौरे से जुड़ा हुआ, क्योंकि आज बिहार दौरे का प्रधानमंत्री का दूसरा दिन है और आज पीएम मोदी बिहार के रोहतास पहुंचेंगे। यहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। 48,520 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत होने जा रही है और बिहार को ये सौगात मिलने जा रही है। ये दौरा बेहद जरूरी क्योंकि चुनाव से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि लगातार बिहार में बीजेपी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनमें जोश और वोटर्स तक संदेश, ये बड़ा मौका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे रोहतास, जहां पर वोटर्स और कार्यकर्ताओं के अंदर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और वोटर्स तक एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन बिहार, इससे जुड़ी अहम बातें आपको हम बता दें। आज रोहतास में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होने जा रहा है। 48,520 करोड़ से अधिक की ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिसकी शुरुआत होगी। नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चरण 2 की आधारशिला रखी जाएगी। नेशनल हाईवे 119A के पटना आरा सासाराम खंड 4 लेन आधारशिला इसकी भी रखी जानी है। तो वहीं आधारशिला रखी जाएगी वाराणसी रांची कोलकाता नेशनल हाईवे 319B 6 लेन की। तो वहीं रामनगर कच्ची दरगाह नेशनल हाईवे 119D 6 लेन बनाने की आधारशिला रखनी है। तो वहीं 5,520 करोड़ रुपए की लागत से पटना गया डोभी हाईवे 4 लेन, 1,330 करोड़ की लागत वाली सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन की भी शुरुआत होगी बिहार में। तो ऐसे में ये तमाम विकास की परियोजनाएं हैं जिसकी आधारशिला रखी जाएगी, जिसका शिलान्यास किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोहतास में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में आगामी चुनाव को लेकर जोश भरेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन इन सब के पहले कल पीएम मोदी पटना में मौजूद थे और शानदार रोड शो उन्होंने निकाला। उसके बाद ही पार्टी दफ्तर में नेताओं के साथ उन्होंने एक अहम बैठक भी की। करीब 1.25 घंटे तक ये मैराथन मीटिंग चली और आगामी चुनाव में जीत का मंत्र इस बैठक में दिया गया। कल उनके दौरे का पहला दिन था और आज उनके दौरे का दूसरा अहम दिन है। बिहार दौरे के पहले दिन पीएम मोदी गुरुवार को पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो किया। इस दौरान करीब 4 किलोमीटर के पूरे रूट पर तिरंगा झंडा और पीएम मोदी की तस्वीरें नजर आईं। इस रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की झलक भी दिखी। 30 से ज्यादा जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा की गई। रोड शो के बाद पीएम मोदी पार्टी दफ्तर पहुंचे। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर मीटिंग की। बैठक करीब 1 घंटे 15 मिनट तक चली। बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा हुई और संगठन की मजबूती पर बातचीत हुई। पार्टी नेताओं को पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया। संगठन की बैठक रही, प्रधानमंत्री जी ने इंटरेक्शन किया हम लोगों से और प्रधानमंत्री जी के जो शब्द थे कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। इस तरह से वर्कर को लगाना है, बूथ लेवल पे कैसे काम करना है, सोशल मीडिया पर कैसे सब ये हो रहा है, इन सारे विषयों को एक तरह से कहा जाए तो चुनाव की तैयारी को लेकर उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। तो बिहार दौरे का उनका ये दूसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण है और बिहार के बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के दौरे पर और आज प्रधानमंत्री यूपी के कानपुर जाएंगे। आपको बता दें कि कानपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए कानपुर तैयार है। कार्यक्रम स्थल से लेकर पूरे शहर में प्रधानमंत्री की तस्वीरें, बैनर और पोस्टर लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला कानपुर दौरा है। ऐसे में उसकी धमक भी दिखाई दे रही है। जगह जगह पोस्टर लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों के साथ किसी में लिखा है शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर, तो किसी में लिखा है देश नहीं झुकने दूंगा। आतंकी ठिकाने ध्वस्त, पाकिस्तान के हौसले पस्त, सेना का प्रचंड प्रहार,
शत्रु आतंकी भयाक्रांत लिखे इन तमाम पोस्टरों के जरिए सेना के शौर्य को सलाम और प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सराहा गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। पहलगाम में आतंकियों ने शुभम द्विवेदी से धर्म पूछकर उनकी पत्नी के सामने ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। शुभम द्विवेदी का परिवार उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने की अपील कर रहा है। तो वहीं देखिए, कानपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 20,900 करोड़ की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। एक जनसभा को भी वो यहां संबोधित करेंगे। कानपुर के विकास को रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। 2120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कानपुर मेट्रो की चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसमें चुन्नीगंज नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल समेत 5 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं। कि कानपुर सेंट्रल से लेकर आईआईटी कानपुर तक निर्बाध कनेक्टिविटी हमको मिलने वाली है। तो 9 स्टेशन पहले जो इसमें मेट्रो चल रही थी, आईआईटी कानपुर से मोती झील, उसके बाद 5 स्टेशन और जुड़ गए हैं। तो इन 14 स्टेशनों पर जो मेट्रो चलेगी तो अच्छी खासी संख्या में हमारे जो यात्री हैं उससे लाभान्वित हो सकेंगे। प्रधानमंत्री जीटी रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का भी उद्घाटन करेंगे। बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू करेंगे। 8300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। घाटपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 9330 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 660 मेगावाट की इकाइयों का भी उद्घाटन करेंगे। पनकी पावर हाउस रेलवे क्रॉसिंग और पनकी धाम क्रॉसिंग पर रेल ओवर ब्रिज का, साथ ही 290 करोड़ से अधिक की लागत वाले 40 MLD बिंगवान ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। जी हां, आज अमित शाह पुंछ के दौरे पर जाएंगे। जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर सफल रूप से आगे बढ़ा और उसके बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आज अमित शाह पुंछ के दौरे पर जाएंगे। बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह आज पुंछ के दौरे पर जाएंगे, जहां वो मुलाकात करेंगे। बीएसएफ के जवानों के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। सीमा के हालातों का जायजा वो लेंगे और पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पीड़ित परिवारों से भी उनकी मुलाकात होगी। तो बीएसएफ की जो मुलाकात होनी है गृह मंत्री अमित शाह से, बीएसएफ की 141वीं बटालियन के टैक्टिकल हेडक्वार्टर में जवानों के साथ बात करेंगे गृह मंत्री। और इससे पहले गृह मंत्री ने कल जम्मू में एक बड़ी मीटिंग भी की। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज पहली बार जा रहे हैं पुंछ। आपको बता दें, यहां पर वो बीएसएफ के जवानों के साथ मुलाकात करेंगे। कल जम्मू में उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग भी की, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। कल जम्मू में उन्होंने मीटिंग की और आज वो पहुंच रहे हैं पुंछ, जहां पर बीएसएफ जवानों के साथ मुलाकात करेंगे, टेक्टिकल हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और यहां पर जवानों के साथ बात करेंगे। दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि जो पीड़ित परिवार है यहां पर मौजूद, उनके साथ भी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। जो इस वक्त बॉर्डर के हालात हैं उसका जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पिछले दिनों जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव देखने को मिला, भारत लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकियों को खदेड़ा जाएगा, उनको नस्तनाबूद किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गृह मंत्री पुंछ जा रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना और आतंकी हमले के पीड़ितों पर सवाल उठाने वाले नेताओं की। जी हां, जिसमें सबसे नया चेहरा जम्मू के उधमपुर ईस्ट से बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया का सामने आया है। रणवीर सिंह पठानिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रणवीर सिंह पठानिया ने जो कहा वो वायुसेना के साहस और शौर्य को शून्य कर देने वाला है। इनका पूरा बयान हम आपको सुनाने वाले हैं। वैसे विवादित बयान देने वाले नेताओं के इकोसिस्टम में कुछ पुराने चेहरे पहले से ही जगह बनाकर बैठे हैं। इसमें एक बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी हैं, जिन्होंने आतंकी हमले की पीड़ित महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के मंत्री विजय शाह और समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। विजय शाह के बोल तो इतने बेशर्मी भरे थे कि सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें फटकार लगा चुकी है। और ऐसे में ये सारे नेता ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रम और हमले के पीड़ितों के खिलाफ संवेदनहीन, बेतुकी और विवादित टिप्पणियां कर इसी इकोसिस्टम का दायरा फैलाते जा रहे हैं।
सबसे ताजा और नया बयान बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया का सामने आया है। रणवीर सिंह पठानिया स्थानीय लोगों के साथ एक नोटिस के विरोध में सड़क पर उतरे थे और यह नोटिस उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से स्थानीय लोगों को जारी किया गया था। इसमें एयरफोर्स स्टेशन से लगी हुई सड़क के चौड़ीकरण को लेकर आसपास की दुकानों और घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए थे। स्थानीय लोग इसके विरोध में थे। ऐसे में रणवीर सिंह पठानिया को इस आपदा में अपनी राजनीति चमकाने का अवसर दिखा और वो भी स्थानीय लोगों के समर्थन में उतर आए। यहां तक कि विवाद की कोई बात नहीं थी, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच अपनी सत्ता वाली हनक दिखाने के लिए रणवीर सिंह पठानिया ने वायुसेना के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धूल चटाने वाली वायुसेना का अपमान था। पहले आपको वो 15 सेकंड का हम बयान सुनवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। तो बदजुबान विधायक बीजेपी के रणवीर सिंह पठानिया ने वायुसेना के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया, जरा उन पर आप गौर करिए। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर सोए होंगे ये लोग। अगर इन शब्दों के संदर्भ में देखें तो रणवीर सिंह पठानिया ये कहना चाह रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने हमला किया तो वायुसेना के जवान सोए हुए थे, वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार नहीं थे। अब इन शब्दों को देखने और सुनने के बाद हम भारत की बात में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वीपी न्यूज़ के ये कुछ सवाल हैं कि क्या बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया का बयान सीधे सीधे सेना को गाली देना है? क्या बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया देश की सेना और ऑपरेशन सिंदूर को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रणवीर सिंह पठानिया के खिलाफ सेना का अपमान करने को लेकर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? और यहाँ हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये भी सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि नालायकी बीजेपी विधायक की सोच में है। देश की सेना और उसके शौर्य से बढ़कर किसी भी भारतीय के लिए और कुछ नहीं है। ऐसे में जो भी व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी या फिर दूसरे किसी भी राजनीतिक दल का विधायक ही क्यों ना हो, उसे सेना का अपमान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन जैसा कि ऐसे बयानों के बाद अक्सर होता है, बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक बहाना तलाश लिया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, जैसा दिख रहा है मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। सुनाते आपको। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा इनको नालायक। जिससे डॉक्टर क्लिप मैडम, एक वीडियो को डॉक्टर करके एडिट करके कट एंड पेस्ट करके, मैंने नेवर नालायक किसी को कभी नहीं कहा। 4-5 जगह से जोड़ा हुआ वीडियो है, जोड़ा हुआ इससे एडिटेड कट एंड पेस्ट वीडियो में। तो क्या पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर खुद वापस आएगा? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद ये सवाल प्रासंगिक हो गया है। पहलगाम अटैक और बदले के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पीओके का शोर फिर से सुनाई देने लगा है। उस कसक की याद दिलाई जाने लगी है जो कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे के बाद से हर हिंदुस्तानी के दिल में है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा उसके मुताबिक पीओके में खुद भारत में शामिल होने की आवाज उठेगी। पीओके खुद कहेगा कि वो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और उसमें शामिल होकर रहेगा। तो क्या इस बयान के बाद ये मान लेना चाहिए कि पीओके युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए देश को वापस मिलेगा? और अगर ये हुआ तो कैसे होगा और क्यों होगा? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। भारत माता की, भारत माता की। देश की सरकार हो, विपक्षी पार्टियां हो या फिर भारत का एक आम नागरिक, हर किसी के दिल में कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे की टीस बाकी है।
मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वह कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी है जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में है। जब यह हो जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कश्मीर सॉल्व। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर हुंजा वैली के वापस हिंदुस्तान में आने का इंतजार बाकी है। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत माता की, भारत माता की। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लाना ये सरकार का सिर्फ एक डायलॉग भर है या फिर वाकई उसे वापस लाने की जमीन तैयार हो रही है। करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने कुछ जवाब भी दिए हैं और कुछ सवाल भी पैदा किए हैं। रक्षा मंत्री डंके की चोट पर कह रहे हैं कि करने को तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन रास्ता शक्ति के साथ संयम का चुना। तो क्या रक्षा मंत्री का इशारा पीओके की तरफ है? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जब पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, उस वक्त शक्ति के इस्तेमाल से पाकिस्तान को हासिल किया जा सकता था, लेकिन देश ने संयम का रास्ता चुना, क्योंकि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बात तो अब सिर्फ पीओके पर होगी। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। संदेश साफ है कि अब कूटनीति के जरिए पीओके को वापस लाने की तैयारी है और रक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीओके हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के विकास को देखकर खुद आवाज उठाएगा और कहेगा कि मैं भारत का हिस्सा हूँ और भारत में शामिल रहूंगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। ये बयान किसी सामान्य नेता का नहीं है, बल्कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, जो बेहद गंभीरता के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तो हम इस समय पहले लेवल पर हैं, जिसे हम कहते हैं, दोनों कंबाइंड है। स्ट्रेटेजिक डिले, मैं आज नहीं लूँगा, कल नहीं लूँगा, परसों नहीं लूँगा, और स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, यानी उसको समझने नहीं देते कि अब भारत क्या करेगा। तो ये बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया है कि आना तो है हमारे पास, अब उसके लोग जब तंग आ जाएंगे वहाँ की फ़ौज के साथ, क्योंकि एक मेरा कहना है और मैं भी एक संदेश अपनी तरफ से पाकिस्तान के लोगों को दे रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी फौज है। यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई पीओके खुद वापस आएगा, लेकिन ये होगा कैसे? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है। 10 दिन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी 2 बार पीओके का जिक्र कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। तो पीओके का बार बार जिक्र करना और पाकिस्तान को पीओके पर बात करने के लिए मजबूर कर देना, ये बातें क्या देश की बदली हुई नीति की तरफ इशारा करती हैं? क्योंकि पीओके को वापस लाने के तो सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है बातचीत के जरिए और दूसरा रास्ता है युद्ध का। मोदी और रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि पाकिस्तान को पीओके पर बात करने के लिए मजबूर होना होगा और पीओके पर दावा छोड़कर उसे भारत को सौंपना होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं
माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 2019 में जब देश की संसद में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर ये बयान दिया था तो मानो पूरे देश की भावनाओं को उड़ेल कर रख दिया था। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। गृह मंत्री ने बात बिल्कुल सटीक कही थी, क्योंकि पीओके जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान का मुकुट है। गिलगित से लेकर बाल्टिस्तान तक जमीन पर मौजूद वो जन्नत जो अखंड भारत की तस्वीर को पूरा करती है। पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किया है उसे 3 हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्सा जो पाकिस्तान से होते हुए चीन के कब्जे में चला गया है, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। दूसरा हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान का और बचा हुआ तीसरा हिस्सा पीओके है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर का 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन को दे दिया है। दूसरा हिस्सा यानी गिलगित में 14 जिले हैं और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा पीओके के पास है, उसमें सिर्फ 10 जिले आते हैं। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं। कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं होता अगर आजादी के वक्त जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अलग रहने की बात न की होती। पीओके बनने की कहानी शुरू होती है साल 1947 में बंटवारे के कुछ दिनों बाद से। 1947 का वो वक्त जब हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे। 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने फैसला किया कि वो ना तो भारत के साथ रहेंगे और न ही पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर को उन्होंने स्वतंत्र रखा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों की आड़ में कश्मीर में घुसपैठ कर दी। 22 अक्टूबर 1947 जब पाकिस्तानी कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर में घुसे थे। 23 अक्टूबर को पाकिस्तानी कबायलियों ने लूटपाट और मारपीट को अंजाम देते हुए जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। चौबीस अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता की मांग की। कबायली श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। 25 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने राजा हरि सिंह को भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर दस्तखत करने को कहा। उधर पाकिस्तानी फौज खुलकर कबायलियों के साथ कश्मीर में घुस चुकी थी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू आ गए और उसी दिन उन्होंने भारत के साथ विलय की घोषणा की। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और फिर उसने मोर्चा संभाला। 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी
उसी का विकृत रूप था। 2014 में देश की सत्ता में आने के बाद से बीजेपी बार बार पीओके को वापस लाने की बात दोहराती रही है और पिछली सरकार से कहां चूक हुई ये बात याद दिलाती रही है। पीओके को लेकर देश के मन में क्या भावना है उसे इस तस्वीर के जरिए समझिए जो मध्य प्रदेश के सतना से आई। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ चित्रकूट में जगत गुरु राम भद्राचार्य से मिलने पहुंचे तो दीक्षा देने के बाद जगत गुरु ने गुरु दक्षिणा में थल सेना प्रमुख से पीओके मांग लिया। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। थल सेना प्रमुख ने वादा किया कि गुरु दक्षिणा जरूर मिलेगी। भारत की संसद में बाकायदा पीओके वापस लाने का प्रस्ताव पास हो चुका है और मोदी सरकार के ताजा बयानों से पीओके के वापस आने की रूपरेखा का भी पता चल रहा है। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंत को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जवाब देने वाली 2 महिला सैन्य अफसरों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर पूरे देश को गर्व है और अब देश को ऐसी कई सोफिया और व्योमिका मिलने वाली हैं। जी हां, भविष्य की कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह इन कैडेट्स में से एक हो सकती हैं। आज एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की 148वीं पासिंग आउट परेड हो रही है। ये तस्वीरें उसी की है, लेकिन इस बार की परेड बेहद खास है क्योंकि एनडीए के इतिहास में पहली बार महिला कैडेट्स इस पासिंग आउट परेड में शामिल हैं। 300 से अधिक मेल कैडेट्स के साथ 17 महिला कैडेट्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए तैयार हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, वाकई आज देश को सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह पर गर्व है और ऐसी ही महिला कमांडर्स और जो सेना में शामिल होने के लिए आज कैडेट्स जा रहे हैं, वैसी ही तस्वीरें आज हम देख पा रहे हैं परेड ग्राउंड से भी। आप हमें दिखाएं तस्वीरें। जी बिल्कुल जिया, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। 148वें पास आउट परेड के दौरान 17 महिलाएं जो कि पहली बार एक वुमेन कैडेट से पास हो रही है और यहाँ पर ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि पास आउट परेड की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 17 महिलाओं का जो एक वुमेन कैडेट है वो यहाँ पर पास हुआ है, जहाँ पर कल हमने तमाम कैडेट महिलाओं से जो है बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह जो है उसको लीड कर रही थी, तो वो उनको एक प्रेरणा के तौर पर भी देखती हैं। तो अब हमारे जो है सेना में और भी महिलाओं का समावेश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एनडीए से इसकी शुरुआत हुई है, जहां पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो है महिलाओं का जो कैडेट है वो यहां से पास हो रहा है और ये पास आउट परेड की शुरुआत यहां पर हो गई है। इसके साथ साथ जो मेल कैडेट के लोग हैं जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा बहुत गर्व होता है क्योंकि ट्रेनिंग सेम होती है, पूरा संघर्ष सेम होता है, लेकिन उसके बाद जब सीमा पर जाते हैं तो कोई फर्क नहीं रह जाता। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब ये ऐतिहासिक पल यहाँ पर पुणे के खड़गवासला में देखने मिल रहा है, जहाँ एनडीए के पासिंग आउट परेड की शुरुआत भी हो गई है। और इस बार ऐतिहासिक पल इसलिए क्योंकि 17 महिलाएं वो देश का नेतृत्व करेंगी तमाम जो डिफेंस हैं उनके तमाम सेक्शंस में। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर सुबह 6:40 पर इस पासिंग आउट परेड की शुरुआत हो गई है। 1340 टोटल कैडेट्स इसमें शामिल हैं जो अलग अलग विभागों में देश के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे और देश की हर महिला, हर बेटी के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। 17 महिलाओं का पहला कैडेट जो है वो अब डिफेंस में सर्व करेगा, देश की सेवा के लिए आगे आएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनमें और भी ज़्यादा प्रेरणा और भी ज़्यादा उत्साह देखने मिल रहा है। और जब इन महिलाओं से हमने बात की तो उनके जो माता पिता हैं वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि अब हर
एक घर से हर एक बेटी को जो है सेना में आना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि ताकत जो है वो बढ़ी है। और संघर्ष की बात करें तो जिस तरह की ट्रेनिंग एक मेल कैडेट को दी जाती है, ठीक वैसी ही जो ट्रेनिंग है वो महिला कैडेट को भी दी जाती है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और ऐसे में अब ये 3 साल के लंबे ट्रेनिंग और संघर्ष के बाद पासिंग आउट परेड की शुरुआत हो गई है। भारत में जो एनडीए है, एनडीए का पहला बैच है ये महिलाओं का। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, ऐतिहासिक फैसला सुनाया 2021 में, उसके बाद 2022 में सबसे पहले इस कैडेट की शुरुआत हुई, जिसमें जो है 120 से ज़्यादा महिलाएं शामिल हुई थी। और अब जो पहला बैच है वो 17 महिलाओं का वो पास हो रहा है। 290 जो हैं वो इसमें आर्मी कैडेट में जाएंगे, जो 41 हैं वो नेवल कैडेट में जाएंगे, 70 जो हैं वो एयरफोर्स की कैडेट में जाएंगे। और इस बार खास बात यह है कि 17 इंटरनेशनल कैडेट भी इस जो हैं वो शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, यहाँ परेड की शुरुआत लगभग हो चुकी है और जो मिजोरम के गवर्नर हैं वो चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ मौजूद हैं। तमाम जो पास आउट हुए हैं, जो कैडेट्स हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक पल है। और सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी हुई हैं उन 17 महिलाओं पर, जिन्होंने तमाम संघर्ष के बाद, 3 साल के लंबे संघर्ष के बाद ये जो है अपना मुकाम हासिल किया है। उनके परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि परिवार के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद ये एक ऐतिहासिक तस्वीर यहाँ पर देखने मिल रही है। सबसे ज़्यादा गर्व हो रहा है उनके परिजनों को, उनके परिवार को, क्योंकि ये पहला कैडेट है। ऐतिहासिक तौर पर इसको देखा जा रहा है और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में 2 महिलाओं का नेतृत्व हमने देखा, वो बहुत कुछ बताता था। उसके बाद अब ये 17 महिलाएं जो हैं वो देश का नेतृत्व करेंगी। बहुत ही सकारात्मक सोच है और जिससे और भी ज़्यादा महिलाएं जो कि आगे बढ़ने की सोच रही हैं सेना में, उनका हौसला भी बहुत ज़्यादा बुलंद होता है। तो जिया, ये बहुत ही पॉजिटिव बात तो है ही, लेकिन कई सारी इसमें एक पहलू भी देखने मिलता है कि जो ये 17 कैडेट से जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इनका पहला बैच है, तो जो पीछे इनके जो जूनियर्स हैं उनको लेकर उनके कंधे पर काफ़ी ज़्यादा एक बोझ है कि वो एक अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि उनके जो जूनियर्स हैं उनमें बहुत अच्छा मैसेज जाए और वो भी एक सकारात्मक तौर पर सामने आए। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा देश इस एनडीए पासिंग आउट परेड को देख रहा है, क्योंकि कई सालों में पहली बार ये जो पल है वो देखने मिल रहा है। चीफ गेस्ट के तौर पर मिजोरम के राज्यपाल और जो कैडेट्स हैं जिनसे आपने कल बात भी की थी, उनकी तरफ से भी एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।